लोग पढ़ेंगे रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब होता है संसाधन। क्या मतलब होता है? संसाधन। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक अगर हम उठाते हैं तो उसके बारे में डिस्कशन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यानी वो चीज़ होता क्या है। ठीक है, अगर अलग अलग भूगोल वेत्ता मतलब होता है जो लोग भूगोल के बारे में बताते हैं लोगों को, ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने इस संसाधन का डिफिनीशन अलग अलग तरीकों से दिया है। जैसे जिमरमैन ने कहा कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि उसको बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि संसाधन आज है कल नहीं था, आदिमानव के समय में भी संसाधन था, लेकिन वो तकनीक नहीं था, वो विकास नहीं था, उस संसाधन का इस्तेमाल वो आदिमानव नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसका नाम संसाधन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने विकास किया तब संसाधन की विकास हुआ। ठीक है, तो इस सारे चीजों को देखते हुए जिमरमैन ने कहा इस संसाधन का विकास किसने किया है? किसने किया है? आदमियों ने, मनुष्यों ने किया है। अब कुत्ता को कहेंगे कि विकास करो तो पॉसिबल है पॉसिबल नहीं। तो विकास किसने किया? मनुष्यों ने। तो संसाधन को संसाधन किसने बनाया? मनुष्यों ने। इसीलिए जिमरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं है बल्कि बनाए जाते हैं। उसके बाद स्मिथ और फिलिप्स इन्होंने संसाधन का डिफिनीशन दिया। संसाधन वैसी प्रक्रियाएं हैं जो वातावरण में उपस्थित सारे चीजों के द्वारा मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, सपोज करो कि अभी हम वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो बनाने में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप वीडियो देखने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कीजिएगा, तो यह मोबाइल भी क्या है? हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो मोबाइल भी क्या है? संसाधन है। हम पढ़ा रहे हैं, बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बोर्ड और मार्कर भी क्या है? संसाधन है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रही बात? उसके बाद एक थे जेम्स फिशर ने कहा कि दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं उसका कीमत, उसका दाम, उसका प्राइस जब तक निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जब तक उसका प्राइस निर्धारित नहीं किया गया है तब तक वह संसाधन नहीं है। जैसे मान लो कि बगल में ढेकाहा है ना, ढेकाहा दियर में बहुत सारा बालू है, लेकिन उसका वहाँ कीमत है? कुछ नहीं कीमत है। लेकिन उसी बालू को तुम ट्रक पर, ट्रैक्टर पर, टायर पर या जिसके माध्यम के द्वारा लाद कर मार्केट में ला दो और उसका दाम निर्धारित जहाँ 500 रुपया बिकाएगा, तो वो क्या हो गया? संसाधन हो गया। बात समझ में आ रहा है? अगर कोई पहलवान ऐसा ही पहलवानी कर रहा है तो वो संसाधन नहीं है, लेकिन वह पहलवानी करने के लिए अगर पैसा ले रहा है तो वह संसाधन बन जाता है। और इसी तरह तुम अपने गांव में शादी ब्याह में डांस करते हो तो वह संसाधन नहीं है, लेकिन वही हीरोइन हीरो अगर डांस करता है तो फोकट में करता है, डायरेक्टर से कहेगा कि हमको 50,000 रुपया चाहिए तब हम डांस करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो वह पैसा लिया, दैट मीन्स उसका दाम निर्धारित हो गया। तब वह एक नर्तकी अगर डांस करती है, एक पहलवान पहलवानी करता है, एक गायक अगर गाना गाता है, और इस तरह तुम गाना गाएगा, निर्धारित नहीं हुआ तुम्हारा कीमत, तो तुम संसाधन है नहीं। लेकिन कोई गायक अगर गाना गा रहा है और उसको कीमत उसको मिल रही है तो वह क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। तो वो सारी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे और उसकी कीमत निर्धारित हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? संसाधन। कुल मिलाकर बोले कि वो सारी वस्तुएं, वो सारे चीज, वो सारे सामान जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे और उसकी कीमत निर्धारित हो, वह क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है? उसके बाद जिस देश में जितना ज्यादा संसाधन होंगे वह देश उतना ही ज्यादा विकसित होगा, उतना ही ज्यादा डेवलप करेगा। बात समझ में आ रही? अगर किसी देश में संसाधन की हम बात करते हैं तो वह जनरली कौन से संसाधन की बात होती है? नेचुरल रिसोर्सेज।
नेचुरल रिसोर्सेस, दैट मीन्स प्राकृतिक संसाधन। कौन संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं। जिस देश में जितना ज्यादा प्राकृतिक संसाधन होगा वह देश उतना ही ज्यादा विकसित होगा, उतना ही ज्यादा विकसित होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जिसको हम एक्सेप्शन बोलेंगे, अपवाद बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। जैसे जापान एक देश है, इसका नाम है जापान। वहाँ प्राकृतिक संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी है, प्राकृतिक संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी है। लेकिन वहाँ एक संसाधन है मानव संसाधन। कौन संसाधन? मानव संसाधन, यानी मनुष्य। वह पूरी ईमानदारी से वर्क करता है, जिसका नतीजा है कि प्राकृतिक संसाधन के कमी होने के बावजूद भी वह एक विकसित देशों में अपने आप को खड़ा कर लिया है। कौन सा देश? जापान। लेकिन वहाँ ऐसा थोड़ी है कि संसाधन भी ही है, अगर वहाँ प्राकृतिक संसाधन नहीं है, अगर मानव संसाधन भी नहीं रहता तो वह विकसित होगा। तो कहीं ना कहीं संसाधन का होना जरूरी है कि नहीं है? यानी किसी भी देश को विकसित होने के लिए, तेजी से आगे बढ़ने के लिए संसाधन का होना जरूरी। कोई दिक्कत नहीं। इसी आधार पर कहा गया है कि संसाधन जो है वह किसी भी देश का आर्थिक तथा सामाजिक क्या है? मेरुदंड। मेरुदंड समझता है? बैकबोन। और तुम्हारा बैकबोन तोड़ दिया जाए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए तो क्या कुछ काम लायक रहेगा? नहीं। तो किसी भी देश का अगर मेरुदंड, बैकबोन आर्थिक और सामाजिक है तो वह कौन सा चीज है? संसाधन। कोई दिक्कत है? अब संसाधन में कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर इस रिसोर्सेस को, इस संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? तो रिसोर्सेस को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? जनरली तुमको 2 भाग मिलेगा, लेकिन 3 भाग होता है। ठीक है। एक होता है नेचुरल रिसोर्सेस। कौन सा रिसोर्सेस? कौन सा? नेचुरल रिसोर्सेस। इसका मतलब प्राकृतिक संसाधन। कौन संसाधन? दूसरा का होता है ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन। क्या होता है? मानव संसाधन। और तीसरा का होता है मैन मेड रिसोर्सेस, मैन मेड यानी मानव निर्मित संसाधन। तो यह दोनों के बीच मध्यस्थता के काम कौन करता है? मानव, यानी ह्यूमन रिसोर्सेस। किसी भी चीज को उपयोगी कौन बनाता है? पेड़ तो है, लेकिन पेड़ को काट कर बेंच बनाना कौन बनाता है? मानव। कुत्ता बिलाई को कहेंगे बेंच बनाने के लिए तो बनाएगा? शेर बहुत खतरनाक जानवर है, बाघ बहुत खतरनाक जानवर है, कहेंगे कि काम करेगा सोफा सेट बना दे तो बना दे, पापा बैठ जाना। देखो कितना मजा आता है। बात समझ में आ रहा है? तो उसको बनाता कौन है? मानव। ठीक है। मानव खुद एक संसाधन है। क्यों खुद एक संसाधन है? क्योंकि मानव भी लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। तो जो चीज जरूरतों को पूरा करेगा वो क्या हो गया? संसाधन हो गया। कोई दिक्कत? अब एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक में जितना भी चीज दिखाई देता है, प्राकृतिक में यानी तुम्हारे आंख से जितना भी चीज दिखाई देता है वह सारे रिसोर्सेज कौन से हैं? नेचुरल रिसोर्सेज है। कौन से रिसोर्सेज है? नेचुरल रिसोर्सेज। कोई दिक्कत नहीं। अब जितने ह्यूमन बींग्स दिखाई देते हैं और सारे ह्यूमन बींग्स कौन से रिसोर्सेज हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज है, यानी मानव संसाधन है। और मानव के द्वारा जो संसाधन बनाए जाते हैं, जैसे बेंच बना दिया गया, टेबल बना दिया गया, कुर्सी बनाया गया, या घर किसने बनाया? मानव बनाया। तो जितने भी संसाधन बनाए गए हैं किसके द्वारा? मानव के द्वारा। किसके द्वारा? मानव के द्वारा। वह सारे संसाधन कौन सा संसाधन है? कौन संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन। कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज को कितने भागों में बांटा गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? पढ़ाया नहीं जा रहा है, यहाँ पे सिखाया जा रहा है। यहाँ से निकलेगा तो तुमको 90% याद हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो अब ना फायदा है पढ़ने का। तो रत्ती भर अगर दिक्कत है तो फटाफट पूछ लो और यहीं पर कंप्लीट कर लो। घर जाओ एक बार रीडिंग करो, चैप्टर कंप्लीट, तब पढ़ाई का मजा है। अब आता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज तो सबसे पहले होता है
कि किसी चीज का जन्म होगा, उत्पत्ति होगा, उसके बाद ना पता चलेगा कि कैसा है, खराब है कि अच्छा है कि। अब जन्म लेवे नहीं किया, हम कह देंगे कि हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत खराब है, तो गलती है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले होता है उत्पत्ति के आधार पर। के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया जैव, जिसको बायोटिक कहते हैं, और एक होता है अजैव, एबायोटिक। क्या बोलेंगे? एबायोटिक। अजैव को क्या बोलेंगे? बायोटिक। यानी कुल मिलाकर का है कि वैसे संसाधन जिसमें जीवन संभव है, जिसमें जीवन व्यापक है, जो जिंदा है, जो सजीव है, उसको हम लोग जैव संसाधन कहेंगे। और जो निर्जीव है उसको हम लोग अजैव संसाधन कहेंगे। कोई दिक्कत? यानी जिसमें जीवन व्यापक है वो कौन सा हो जाएगा? जैव। जिसमें जीवन व्यापक नहीं है, कोई दिक्कत? जिसमें जीवन व्यापक है वो क्या हो जाएगा? जिसमें जीवन व्यापक नहीं है, जो सजीव है वो कौन सा होगा? जो निर्जीव है तो बेंच क्या होगा? आदमी क्या होगा? मछली खाते हैं क्या होगा? जैव ना होगा। मछली में जीवन नहीं है। बात समझ में आ गया? यानी जिसमें जीवन है तो क्या होगा? जिसमें जीवन नहीं है तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब उत्पत्ति तो हो गया, उत्पत्ति के बाद अब उसका उपयोग आप कैसे करते हैं, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? एक को कहते हैं रिन्यूअल, एक को कहते हैं नॉन रिन्यूअल, एक को कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। क्या बोलेंगे? अब मतलब क्या है? तो वैसे संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग कर लिए, उसके बाद तकनीक के माध्यम से जल्द फिर से उसको उपयोग करने लायक बना दे, तो उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दूसरा क्या होता है? अनवीकरणीय। इसका मतलब होता है कि वैसा संसाधन जो दोबारा उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वह उपयोग करने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब करोड़ों वर्ष इंतजार करेगा तब न उपयोग करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग आम भाषा में बोलेंगे कि वैसे संसाधन जिसको हम एक बार उपयोग करने के बाद पुनः दोबारा उपयोग करें, उसको कहेंगे नवीकरणीय। और जिसको हम दोबारा उपयोग नहीं कर पाए, अब करोड़ों वर्ष का इंतजार करेगा, तो उसको हम नहीं के बराबर न समझेंगे। नहीं कर पाए उसको हम कहते हैं नॉन रिन्यूअल, यानी अनवीकरणीय। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, उसको बता दिया जाएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि संसाधन क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं, जिमरमैन ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था अलग अलग लोगों ने संसाधन के बारे में अलग अलग डिफिनेशन को प्रस्तुत किया था। आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कि या स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटे। स्वामित्व के मतलब क्या होता है? स्वामित्व मतलब होता है स्वामी, मालिक। बस समझ रहा है? पहले घर की औरतें स्वामी भी कहा करती थी अपने हस्बैंड को, यानी मालिक। ठीक है? तो स्वामी का मतलब होता है मालिक, यानी मालिकाना हक के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। यानी दुनिया के सारे संसाधन को एक जगह रख दिया गया और उसका मालिक कौन है, उस पर किसका केयर ऑफ है, यानी उस पर किसका अधिकार है। इस आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 4। सबसे पहले है व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन। व्यक्तिगत मतलब क्या होता है? मेरा अपना पर्सनल। निजी का, व्यक्तिगत का मतलब है क्या होता है? पर्सनल। लोग नहीं कहता है ये कार मेरा पर्सनल कार है भाई, इस पर टच मत किया कर। ठीक है? यानी उस पर उसी खास व्यक्ति का ही अधिकार है। यानी अब समझ में आता है
कि वैसे संसाधन जिस पर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, वैसे संसाधन को हम व्यक्तिगत या निजी संसाधन कहते हैं। फिर समझते हैं, वैसे संसाधन जिस पर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार हो, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, वैसे संसाधन को हम लोग व्यक्तिगत या निजी संसाधन कहते हैं। अब घर में जमीन का कागज होता है कि नहीं होता है? वो कागज क्या सिद्ध करता है कि यह जमीन, यह भूखंड हमारा है, मेरे फैमिली का है, ठीक है, यह घर मेरा है, यह कार मेरा है, यह मोटरसाइकिल मेरा है, यह साइकिल मेरा है। बस समझ में आ रहा है? तो वे सारे संसाधन जिस पर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार होता है, उस संसाधन को हम लोग व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? रटो नहीं, समझने की कोशिश करो। अगर इस क्लास में भी आकर नहीं समझ रहा है तो भगवान मालिक है, समझो। दूसरा क्या होता है? सामुदायिक संसाधन। अब देखो, हर गांव में, शहर में, हर जगह एक सामुदायिक भवन बनाया जाता है, जिस भवन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है और सरकार का भी अधिकार नहीं होता है, वहां पे उपस्थित सारे समाज का अधिकार होता है। जैसे कहा हुआ कि 10 लोग मिलकर एक तालाब खुदवा दिए और उस तालाब का मालिक एक व्यक्ति है क्या? नहीं। वह समाज है कि नहीं? वह 10 लोगों की कम्युनिटी है कि नहीं है? 10 लोगों का समाज है कि नहीं है? या कोई बगीचा लगा दिया गया 10 बीघा में, 10 लोगों ने, 20 लोगों ने मिलकर, तो उस बगीचा पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा? नहीं, वह समाज का अधिकार होगा, एक ग्रुप का अधिकार होगा। यानी वैसे संसाधन जिस पे किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार नहीं हो, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार नहीं हो, एक समाज का अधिकार हो, एक समुदाय का अधिकार हो, वैसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक घर, सार्वजनिक बाग बगीचे, सार्वजनिक तालाब, सार्वजनिक शब्द आ गया, दैट मीन्स कि वह सार्वजनिक यानी सभी का। बस समझ में आ रहा है? वैसे संसाधन जिस पर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार नहीं होकर किसी समुदाय का अधिकार हो जाए, वैसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन के नाम से जानते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। अब भारत के मैप के निचले स्तर पर हम आपको ले चलते हैं। यह जो हम डार्क कर रहे हैं ना, इसको कोस्ट बोलते हैं, समुद्र तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समुद्र तट। यहाँ पे तुम्हारा है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। नीचे है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। और इधर है अरबियन सी, अरब सागर। भारत 3 तरफ से जल से घिरा है, इसी कारण इसे हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो यह 3 ओर से जल से घिरा है। तो कोस्ट मतलब होता है समुद्र तट, यानी यह हिस्सा, ठीक है। तो किसी भी देश में उपस्थित, अच्छा से समझना है, इस हिस्सा की बात करेंगे, अभी इसके भीतर वाला हिस्सा की बात कर रहे हैं, ठीक है। वह कोई स्टेट क्यों नहीं हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी देश में उपलब्ध, किसी भी देश में उपलब्ध, किसी भी देश में उपलब्ध, किसी भी देश में उपलब्ध सारे संसाधन को, यानी जितना संसाधन देश में उपलब्ध है, उस सारे संसाधन को हम राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। अभी घर है, घर किसका है? मेरा है, यह व्यक्तिगत संसाधन है। अब इस घर के नीचे वाले जमीन के हिस्से से अगर तेल का एक खदान मिल जाता है, तो वो खदान मेरा नहीं होगा, वो किसका हो जाएगा? सरकार का, राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। यानी किसी भी देश के सीमा रेखा के अंदर, किसी भी देश के सीमा रेखा के अंदर, किसी भी देश के सीमा रेखा के अंदर उपलब्ध सारे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अब सामने सड़क बनी हुई है, उस सड़क हमारा है? तुम्हारा है? समाज का है? नहीं, यह सरकार की है, यह सरकार की है।
तो वो सरकारी संपदा है। तो सरकारी संपदा है तो वो कौन से संसाधन हो गए? राष्ट्रीय संसाधन। समझ में आ रहा है बात? अरे किसी भी देश के सीमा रेखा, देखो सीमा रेखा दो तरीका से होता है। या भारत का मैप बनाए तो यह जो मैप तुमको दिख रहा है ना, इसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। कौन सा मैप बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप। और एक और इसके चारों तरफ से मैप जाता है और इस मैप को बोलते हैं इकोनॉमिकल मैप। इकोनॉमिकल मैप। तो इकोनॉमिकल मैप के अंतर्गत पॉलिटिकल मैप नहीं, इकोनॉमिकल आर्थिक मैप के अंतर्गत जितने भी संपदा हैं उसको हम राष्ट्रीय संपदा के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? अब यह देश का सीमा रेखा है, सीमा रेखा है और यहाँ से 200 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर के भीतर जितना होगा वो सब राष्ट्रीय है। सब क्या है? राष्ट्रीय है। लेकिन 200 किलोमीटर के बाहर, अब मान लो कि हिंद महासागर है, भारत है, उसके बाद कौन सा महासागर है? हिंद। तो हिंद महासागर की लंबाई 200 किलोमीटर होगा, नहीं बहुत बड़ा है। तो 200 किलोमीटर तो भारतीय संपदा हो गई, लेकिन 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र, 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होता है उसको अंतरराष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। और उस संसाधन पर किसी राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है। उस संसाधन पर अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अपना अधिकार करती है और उस यानी 200 किलोमीटर के बाद वाले क्षेत्र में अगर किसी भी देश को वर्क करना होता है तो वो अंतरराष्ट्रीय संस्था से उस पर परमिशन लेती है, तब जाकर उस पर क्या करती है? वर्क करती है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में? उसके बाद ये चारों समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब चलते हैं अगला। सब कर इसको पेज समझे। यह भारत का निचला मैप जो लास्ट में हमने बताया था, यहाँ से 19.2 एनएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएम। केएम नहीं, एनएम। अब कहेगा भैया आज तक तो हम एनएम का नाम ही नहीं सुने। केएम तो सुने हैं भाई, किलोमीटर, लेकिन एनएम नहीं सुने। तो यह जो है ना पानी है, क्या है? पानी है। अब पानी की जो लंबाई जो है वह किलोमीटर में नहीं मापा जाता, वह नैनोमीटर में मापा जाता है, इसीलिए इसको एनएम के नाम से जानते हैं। तो 19.2 किलोमीटर एनएम, 19.2 एनएम के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं उसको राष्ट्रीय संपदा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? राष्ट्रीय संपदा। और 200 यानी यहाँ से लेकर 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको अपवर्जक क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। कौन सा क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा? दोनों में समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि 19.2 वाला के किस नाम से जाना जाता है तो राष्ट्रीय संपदा, राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय संसाधन। और 200 किलोमीटर वाला के किस नाम से जाना जाएगा? अपवर्जक क्षेत्र। किस नाम से जाना जाएगा? अपवर्जक। कोई दिक्कत? अब चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत है तो बता। समझ में आ रहा है ना? सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है? अब आओ 1978 ईस्वी में, कब? 1978 ईस्वी में एक बिल पारित हुआ हमारे संसद में। 1978 ईस्वी में एक बिल पारित हुआ और 44वें संशोधन के तहत, कौन संशोधन? 44वें संशोधन के तहत सरकार ने यह बिल पारित कराया कि किसी भी क्षेत्र में वह जब चाहे जहां चाहे उस संपत्ति को वह अपने हाथ में ले सकता है जरूरत के हिसाब से। बात समझ में? यानी कोई भी संपत्ति पर किसी का अधिकार क्यों नहीं, लेकिन अगर सरकार की जरूरत है उस संपत्ति का, उस भूखंड का, किसी भी चीज का, तो सरकार चाहे तो वह क्षेत्र, वह जमीन, वह संपत्ति अपना ले सकता है। जैसे देखो छोटा सा एग्जांपल, अभी यहाँ रेलवे पास हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत दिन पहले पास हुआ। तो वह जमीन जहाँ से रेल क्रॉस कर रही है वह जमीन सरकार की है क्या? किसी व्यक्ति विशेष की है, लेकिन सरकार ले रहा है कि नहीं ले रहा? अभी यहाँ राम जानकी पथ पारित हुआ, तो यह राम जानकी पथ पारित हो गया, पास हो गया, तो यह जमीन जिस जमीन से वह रोड पास हुआ है वह जमीन सरकारी थोड़े है, किसी व्यक्ति का है, लेकिन सरकार इसी 44वें संशोधन के तहत अपने कब्जा में ले लिया। यह संशोधन कब पारित हुआ था? कौन सा संशोधन है? कोई दिक्कत? अब होता है
विकास के आधार पर संसाधन के कितने भाग में बांटा गया है? कथी के आधार पर? विकास क्या चीज के आधार पर? तो विकास के आधार पर भी संसाधन को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। विकास का मतलब क्या? कि कोई संसाधन है, उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, इस सारे चीजों को एक जगह रखा गया और तब कहा गया कि विकास के आधार पर संसाधन को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया। और इसी कैटेगरी में एक आता है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन, संभावी दैट मीन्स कि संभावना से बना है। संभावी संसाधन किस चीज से बना है? संभावना से बना है। यानी वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध तो है। अच्छा समझना, वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध तो है लेकिन अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। अच्छा समझ में आया कि वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध है, यानी वहां पे 500 रुपया है लेकिन अभी तक उस रुपया का इस्तेमाल नहीं किया गया। जब जरूरत लगेगा तो इस्तेमाल होगा। बस समझ में आ रहा है? वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध तो हैं लेकिन अभी तक उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है, वैसे संसाधन को संभावी संसाधन के नाम से जानते हैं। वैसे संसाधन को किस नाम से जानते हैं? संभावी संसाधन। जैसे हिमालय के क्षेत्र में बहुत सारे औषधि पड़े हुए हैं। हिमालय का जो तराई क्षेत्र है उसमें बहुत सारे औषधि पड़े हैं लेकिन उसको अभी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज नहीं किया जा रहा है तो कल नहीं होगा, भविष्य में निश्चित किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो वैसे संसाधन जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है लेकिन ऐसा संभावना है कि भविष्य में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। टोटली कहेंगे कि वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में उपलब्ध तो हैं लेकिन अभी तक उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, वैसे संसाधन को हम संभावी संसाधन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद होता है विकसित संसाधन यानी डेवलपमेंट रिसोर्सेस। विकसित संसाधन और संभावित संसाधन में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? तो संभावित संसाधन में मैंने बताया कि वैसे संसाधन जो कहीं उपलब्ध है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। विकसित संसाधन में है कि वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में उपलब्ध हैं उसकी मात्रा, उसका गुण भी निर्धारित किया जा चुका है। दैट मीन्स कि वो कितना उपलब्ध है और कितना इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में उपलब्ध भी हैं और उसका गुण और मात्रा भी निर्धारित किया जा चुका है, वैसे संसाधन को विकसित संसाधन कहा जाता है। यानी मान लो कि केसरिया में 500 लीटर किरोसिन है, तो 500 लीटर उसका क्या है? मात्रा है। और क्या चीज है? किरोसिन है। यानी हम जानकारी है कि वो क्या चीज है और कितना है। यानी क्या है और कितना है, इसकी जानकारी अगर हमें प्राप्त है तो वैसे संसाधन को विकसित संसाधन है। जिसके बारे में हमको जानकारी है कि यह चीज वहां है लेकिन कितना है और क्या है इसकी जानकारी नहीं है, उसको संभावी संसाधन। क्लियर है? समझ में आ गया? वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में उपलब्ध हैं लेकिन अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसका गुण मात्रा निर्धारित नहीं किया गया है, वैसे संसाधन को संभावी संसाधन। और जो किसी क्षेत्र में उपलब्ध हैं और उसका गुण और मात्रा भी निर्धारित किया जा चुका है, वैसे संसाधन को विकसित संसाधन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है भंडार। क्या आता है? भंडार। और भंडार मतलब तो जानवे करते हैं आप लोग। भंडार जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के एक टर्म पे जाते हैं। एक चीज होता है नीड। क्या होता है? नीड। और एक होता है वांट। क्या होता है? वांट। नीड मतलब जरूरत। नीड मतलब जरूरत। और वांट मतलब चाहत। इसको समझाते हैं थोड़ा देर। अब भंडार क्या है? भंडार को